नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का अभी तक का जैसा और जो माहौल बना है उसने राजनीतिक पंडितों को हैरान किया है। वजह भाजपा का रुख है। हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड सभी जगह भाजपा अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ रही है। वह अत्यधिक आत्मविश्वास लिए हुए है। उसने अलायंस की चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपनी कसौटियों से उम्मीदवार तय कराए। प्रदेश में किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं करने का फैसला हुआ। प्रदेश के जातीय समीकरणों में एक तरफा झुकाव नहीं दर्शाया। ऐसे ही प्रचार और उसकी तैयारियों को लेकर भी आला कमान अपने स्तर पर ही सब कुछ तय कर रहा है। जाहिर है भाजपा के प्रादेशिक नेता कार्यकर्ता सभी बुनियादी परिवर्तन बूझ रहे हैं। जैसे पहले चुनाव लड़ा जाता था वैसा अब नहीं है। प्रादेशिक नेताओं और टिकटार्थियों को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व ने टिकट बंटवारे में पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी को स्वीकार किया है। 90 सदस्यों की विधानसभा में सिर्फ 10 टिकटें दूसरे प्रादेशिक क्षत्रपों की मर्जी से दिए गए। बाकी 80 टिकटें हुड्डा ने बांटी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने खूब नाराजगी जाहिर की और एक मीटिंग में से उठकर चले भी गए। उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार कर हुड्डा के हिसाब से टिकट दी गई। पूर्व सांसद तंवर अपने क्षेत्र में भी अपनी पसंद से टिकट नहीं दिला पाए। उनकी ओर से दी गई सूची में से सिर्फ 3 लोगों को टिकट मिली। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा की सूची में से भी सिर्फ 3 लोगों को टिकट दी गई। हालांकि उन्होंने कोई ज्यादा विवाद नहीं खड़ा किया। प्रदेश सरकार के मंत्री किरण चौधरी अपने अलावा सिर्फ एक करीबी को टिकट दिला सकी और इसी तरह प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव के कहने से सिर्फ एक टिकट दी गई। कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि चूंकि पार्टी हुड्डा के नाम और काम पर चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बाद हार या जीत की पूरी जवाबदेही उनकी है, इसलिए उनके हिसाब से ही टिकट बांटना चाहिए। हरियाणा में हर बार टिकट की बंदरबाट करने वाले 2 दिग्गज क्षत्रप चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह अब भाजपा में चले गए हैं। नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक रुख अख्तियार किया है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी उन्हीं नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिए हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खुद चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेताओं के बच्चों की दावेदारी भी दरकिनार की गई है। बीजेपी ने तमाम दबाव के बावजूद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी या कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को टिकट नहीं दिया। ऐसे ही कांग्रेस ने भी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीवी को टिकट नहीं दिया। चिरंजीवी प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और वो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने चिरंजीवी को टिकट नहीं दिया है। ऐसे ही प्रदेश सरकार की मंत्री किरण चौधरी की बेटी को भी कांग्रेस की टिकट नहीं मिली है। वो लोहारू सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। पूर्व सांसद नवीन जिंदल भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी मां सावित्री जिंदल हिसार से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे को इसलिए टिकट दिया क्योंकि खुद मुलाना इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने महाराष्ट्र गुजरात के पुराने विवाद को उछालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नारायण राणे ने यह प्रचार शुरू किया है कि मोदी मुंबई को गुजरात में मिलाना चाहते हैं। जब भाषा के आधार पर दोनों राज्य अलग अलग हुए थे तब मुंबई को लेकर बहुत विवाद हुआ था। नारायण राणे उस विवाद को तूल दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का कहना है कि नारायण राणे के भीतर का शिव सैनिक जाग गया है, इसलिए उन्होंने मराठी मानुष के हिसाब से यह बयान दिया। लेकिन राणे इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रचार किया है कि मोदी सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। एनसीपी ने भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की हार के बहाने सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को एनसीपी ने मुद्दा बनाया है। हालांकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी नरेंद्र मोदी को जितना ज्यादा निशाना बनाएंगे पार्टी को उतना ही फायदा होगा, क्योंकि इससे नेतृत्व का मुद्दा पीछे चला जाएगा और लोकसभा की तरह नरेंद्र मोदी बनाम अन्य का मुद्दा बन जाएगा। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोधी खेमे में खूब सेंधमारी की है। उन्होंने बीजेपी और इनेलो दोनों के दिग्गज क्षत्रप नेताओं के परिवार के लोगों को कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतारा है। हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोक दल के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के भाई रंजीत सिंह को रानिया से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह गुड़गांव से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भाई राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने कोसली सीट से टिकट दिया है। हरियाणा के 3 लालों में से एक दिवंगत बंशीलाल के परिवार के 3 सदस्यों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पहले उनकी बहू किरण चौधरी अकेली विधायक थीं, उनको फिर से तोशाम सीट से उतारा गया है। बंशीलाल के दूसरे बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा को कांग्रेस ने बाड़हा सीट से टिकट दिया है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे बंशीलाल के दामाद सोमवीर सिंह को लोहारू सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पहले इस सीट से किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। टिकट बंटवारे के बाद से ही भाजपा में शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। अब पार्टी के दिग्गज नेता बागी और नाराज नेताओं को मनाने में लगे हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल ने कई नाराज नेताओं से मुलाकात कर उनको मनाया है और पार्टी उम्मीदवारों को काम करने के लिए मनाया है। इसी तरह चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी रोहतक में डेरा डाला और कई नाराज नेताओं से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और उनसे चुनाव में लगने को कहा। हरियाणा के जिंद में आज इंडियन नेशनल लोक दल ने चुनावी ताकत दिखाई। चौधरी देवीलाल की 100वीं जयंती के मौके पर पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे। देवीलाल के पुराने सहयोगी शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, एचडी देवगौड़ा, प्रकाश सिंह बादल जैसे कई बड़े नेताओं ने भी इस रैली में शिरकत की। रैली में जीत का संकल्प जताते हुए पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं हैं और दोनों की हालत खराब है। झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब वे अकेले प्रदेश की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वे इस बात से नाराज हैं कि जो पार्टियां उनके तालमेल या विलय की बात कर रही हैं, वे साथ साथ यह भी कह रही हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश के चुनाव में जेवीएम की ताकत दिखेगी। मरांडी की पार्टी के नेताओं का मानना है कि वे प्रदेश के इकलौते नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में आधार है और इसलिए हर जगह पार्टी को खड़ा करने की राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने लिए मुश्किल लड़ाई मोल ले ली है। कांग्रेस की पहली सूची में उनका नाम है और वे कराड़ दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और यहां से विलास राव पाटिल उंधालकर विधायक हैं। वे किसी हाल में सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लगभग जबरदस्ती चौहान ने यह सीट हासिल की है। सो पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि अगर उंधालकर ने बगावत नहीं भी की तब भी वे चौहान को नहीं जीतने देंगे। कहीं 1999 का इतिहास न दोहराया जाए जब चौहान एनसीपी उम्मीदवार के हाथों बुरी तरह से हारे थे। महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर चले गए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपना एजेंडा बदल दिया है। उन्होंने विवाद के मुद्दों को पीछे छोड़कर विकास का एजेंडा जारी किया है। राज ठाकरे ने आज चुनाव के लिए अपनी पार्टी का ब्लूप्रिंट जारी किया। इसमें उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने की बात कही और साथ ही विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने मध्य वर्ग को लुभाने के लिए कोई नया कर नहीं लगाने का भी जिक्र किया। इससे पहले मनसे का मुख्य मुद्दा बाहरी बनाम मराठी मानुष का रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। यह बात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ धीरे धीरे जाहिर होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कैसे चुनाव लड़ते थे उसे ध्यान करें तो लगेगा कि इन विधानसभा चुनावों से पार्टी ने गुजरात मॉडल अपना लिया है। गुजरात में एक जाति या कि पटेलों का दबदबा रहा, वे भाजपा के आधार रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव के जरिए ऐसी राजनीति की जिससे पटेल साथ भी रहे और किनारे भी लगे। क्या ऐसा हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा और झारखंड में आदिवासी वोटों के साथ नहीं होगा? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बदले हुए अंदाज में राजनीति कर रही है। इसे नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी का असर माना जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा की राजनीति पहले जैसे नहीं है। पहले इन दोनों राज्यों के क्षत्रप अपना फैसला करते थे और राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर मुहर लगाता था। मिसाल के तौर पर प्रमोद महाजन या गोपीनाथ मुंडे शिवसेना के साथ तालमेल तय कराते थे और सीटों का बंटवारा करते थे। ऐसे ही हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के साथ तालमेल था, लेकिन सुषमा स्वराज को यह पसंद नहीं आया तो चौटाला की इनेलो से तालमेल खत्म हो गया और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ तालमेल कर लिया गया। टिकट का बंटवारा भी ऐसा ही होता था। प्रादेशिक क्षत्रप अपने हिसाब से टिकट तय करते थे। केंद्रीय चुनाव समिति की भूमिका उस पर मुहर लगाने की होती थी, लेकिन इस बार प्रदेश प्रभारियों, अध्यक्षों और क्षत्रपों की भूमिका सिर्फ सुझाव देने भर की रही है। फैसला सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया है। उन्होंने उम्मीदवारों को लेकर सर्वेक्षण कराया।
जातीय सामाजिक समीकरणों की परीक्षा की और जीत सकने की कसौटी पर उम्मीदवार उतारे। इस क्रम में कई बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, जिसके लिए काफी विरोध भी हो रहा है, लेकिन भाजपा आलाकमान को इसकी परवाह नहीं है। असल में भाजपा राज्यों में गुजरात मॉडल को दोहराने की राजनीति कर रही है। गुजरात में पटेलों का वर्चस्व था, भाजपा का भी कोर वोट पटेलों को माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद एक जाति के वर्चस्व वाली राजनीति खत्म हुई। भाजपा यही राजनीति हरियाणा और महाराष्ट्र में कर रही है। हरियाणा की राजनीति जाट और महाराष्ट्र की मराठा के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक जाति या समुदाय की राजनीति को खत्म कर सर्वजन की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार भाजपा क्षत्रपों को खुली छूट देने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसकी वजह यह है कि पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों राज्यों में मोदी के नाम पर ही प्रचार हो रहा है। ऐसे में अगर पार्टी हारती है तो उसका ठीकरा मोदी और शाह के ऊपर फूटेगा। इससे बचने के लिए अमित शाह ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। अपने भरोसे के लोगों को चुनाव प्रभारी नियुक्त कराया और प्रचार की रणनीति भी अपने हिसाब से बनवाई। दोनों राज्यों के प्रचार में मोदी को झोंकने की योजना बनी है और लोकसभा की तर्ज पर राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। हरीश जी, विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा में जो कुछ अभी तक हुआ है, उससे क्या कुछ आपको भाजपा की रणनीति, राजनीति, इसमें क्या फर्क नजर आया पहले के मुकाबले में? अभी किस तरह की अप्रोच नजर आती है? देखिए, भाजपा के अंदर एक सोच तो बनी है कि हम एक ऑल इंडिया पार्टी अब हो गए हैं और जहां जहां नहीं है या जहां जहां ऐसे साथियों की जरूरत पड़ रही है जिनके ऊपर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको नमस्ते कर रहे हैं धीरे धीरे। हरियाणा में उन्होंने चौटाला को तो वाजपेयी और अडवाणी के टाइम में ही नमस्ते कर दिया था जी। लेकिन जो नया पार्टनर लाए थे उसको मोदी जी ने नमस्ते कर दिया। तो हरियाणा में अब कांग्रेस, बीजेपी ये समझती है कि वो कांग्रेस से सीधे मुकाबले करेगी, सीधा मुकाबला करेगी और जो अगर कोई कीमत देनी होगी तो देंगे। मतलब राष्ट्रीय पार्टी की के नाते अपने को स्थापित करने की एक कोशिश है। इसके अलावा चुनाव को कैसे हैंडल कर रही है, या उम्मीदवार लिस्ट और ये उसमें किस तरह का कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक फर्क तो है कि हरियाणा में इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी कर दी, जो चाहे आए, जिसको चाहो साथ में ले आओ, टिकट किसे देंगे बाद में बात करेंगे। पिछले दो तीन भाजपा अध्यक्षों के मुकाबले मौजूदा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, उनके रुख में, उनकी अप्रोच में किस तरह का फर्क आप महसूस करते हैं? मेरा ख्याल है बड़ा साइंटिफिक काम कर रहे हैं वो, क्या सब चीजें पहले से तय हैं, मतलब उसके बाद मीटिंग बुला के उसमें डिस्कस क्या करना है। जी, मतलब पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी, पूरी लिस्ट के साथ में वो बैठकर और अपने हिसाब से अपनी कसौटियों के ऊपर लिस्ट बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उनकी अप्रोच जो है वो यानी अगर आप राजनाथ सिंह जी का और उनका देखें तो राजनाथ सिंह जी का रहता था चलो भाई आपकी भी सुन लो थोड़ी सी जी। इनका कहना है कि भाई देखो आपके पास सुनाने को कुछ ढंग की बात हो तो सुनाओ। तो ये जो मैं समझता हूँ कि एक स्टाइल फर्मनेस का जो है जी, वो आई है, वो थोड़ा सा बढ़ा है पहले से। अजीत, क्या लगता है जो फर्क आया वो वैचारिक तौर पर ज्यादा फर्क है या कसौटियों पे है या व्यवहार में? किस तरह का फर्क ज्यादा दिखलाई देता? फंक्शन के लेवल पर फर्क ज्यादा आया है। विचार की कसौटी पर अगर फर्क आया होता तो जैसा हरीश जी ने कहा कि ओपन डोर पॉलिसी नहीं होती कि जो पूर्व कांग्रेसी है, इनेलो का है, वो आए, जिसको मन है वो आए और बाहरी को टिकट दे दिया, वो नहीं होता। अगर विचार के स्तर पर कोई फर्क होता या कोई शक्ति होती तो वो फंक्शन के स्तर पर ज्यादा है, व्यावहारिक स्तर पर ज्यादा है। और इसको इस बात से भी आप समझें कि अमित शाह को अपनी टीम बनाए हुए 1 महीने हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गए, और उन्होंने किसी को काम नहीं बांटा है। किसी जनरल सेक्रेटरी को, जो पहले से जिसके पास काम चला आ रहा था वही काम है, किसी सचिव को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई। 2 नए संयुक्त सचिव बनाए गए, उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो सारे काम वो खुद ही अपने लेवल पर वो नरेंद्र मोदी की सहमति से उनको बता के और वो खुद ही सारे कामों कर रहे हैं, सारे फैसले कर रहे हैं। इस बात को हरीश जी किस अंदाज में लेंगे कि एकला चलो, मतलब राजनीति में एकला चलो और पार्टी में भी एकला चलो वाला रुख है या क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि अमित शाह जो है, आप उनको समझिए कि उनको ताज क्यों पहनाया गया है। उनको ताज इसलिए पहनाया गया कि आपको यूपी के अंदर 73 सीटें लाने का श्रेय दिया गया जी। तो उसका एक रिवॉर्ड दिया गया। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में पार्टी सत्ता में आई जी।
और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर जो है वो अगर मोदी जी ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं शायद पार्टी की सेवा करना ज्यादा बेहतर समझता। लेकिन राजनाथ और अमित शाह का एक फर्क तो है ना, अमित शाह एक तो यंग है और दूसरा उनको जो भी काम दिया गया एज एन ऑर्गेनाइजर ही हैज ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। कोई भी काम, गुजरात में भी मोदी जी ने जो उसकी जिम्मेदारी लगाई उनकी वो उन्होंने सक्सेसफुल, इसलिए ये एक रिवॉर्ड है। अब वो रिवॉर्ड इस वजह से है कि आप साइंटिफिक काम करते हैं। आपके यहाँ ये नहीं है कि आप मेरे भाई हैं इसलिए आपको टिकट दी जा रही है, मतलब भाई भतीजाबाद, कुछ किसी का फेवर, ये नहीं, बिल्कुल ये शुद्ध फेवर है कसौटियों के तो ऊपर, राजनीतिक कहकर कसौटियों पे। ये है एक आध सीटों पे, जैसे हरियाणा में कोई भाई, किसी की बहन, किसी का बेटी, अगर किसी को कोई अकोमोडेट भी किया है तो उसमें ये कंसिडरेशन रहा है भाई और कोई कैंडिडेट ही नहीं है, अब क्या करें। जी हरी जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जाएगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भाजपा मुख्यालय 11 अशोक रोड की खोज खबर ले या प्रदेश भाजपा मुख्यालयों की चर्चा सुने तो हैरानी और परेशानी की बातें मिलेगी। विधानसभा के मौजूदा चुनावों ने सबको एहसास करा दिया है कि भाजपा बदल गई है, बदल रही है। नई और सख्त कसौटियों के साथ पार्टी आला कमान जोखिम उठा रहा है। अकेले अलायंस को लेकर आला कमान ने जो अप्रोच अपनाई है वह भाजपा के लिए नए राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट का प्रमाण है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। हरीश जी, भाजपा की लीडरशिप में जो बदलाव देखा, उस बदलाव के साथ पुराने नेताओं की भागीदारी या चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी अप्रोच में मिलजुल कर या कुछ एक रणनीति को तौर पर कोई सामूहिक तौर पर विचार होता हुआ लगता है, या विचार या रणनीति का आधार कितना लंबा चौड़ा है? देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट में फर्क आ गया। अब आपकी 282 सीटें जब से आ गई तब से ये फेडरलिज्म खत्म हो गया। मतलब आप मेरे साथी हैं तो साथी इसलिए कि मैं आपको साथ रखना चाह रहा हूं, आप अपनी मर्जी से साथी नहीं है। तो और सब साथियों को बराबर ट्रीटमेंट है, चाहे आपकी 18 सीटें हैं, चाहे आपकी 8 सीटें, और आपको मेरी शर्त पे काम करना है। ये एक सहयोगियों के साथ ये व्यवहार हो, सहयोगियों के साथ ये व्यवहार है। और पार्टी के अंदर इलेक्शन कमेटी और पूरा पार्लियामेंट, संसदीय बोर्ड, मार्गदर्शन मंडल। देखिए, पार्टी की सोच तो मैं आपको पहले दिन जब मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में भाषण दिया तो वो सोच है मोदी की, और उस सोच को लागू कर रहे हैं अमित शाह। मोदी जी ने उस भाषण में ये कहा, कोई एमपी ये ना समझे जो जीत के आया है कि मैं अपनी वजह से जीत के आया हूं, और मुझे टिकट ना मिली होती तो ये सीट हार गए होते, ये मोदी जी ने बोला। और ये कहा कि जिसको टिकट नहीं मिली उसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा इनकॉम्पिटेंट है। तो ये संदेश उन लोगों को था जो ये समझ रहे थे। अजीत, ये जो हरीश जी ने कहा, इसका क्या, इसको राजनीतिक तौर पर और इसका चुनावी संदर्भ में किस तरह इसका अर्थ निकाला जाए? वो दोनों बातें हैं। एक तो वो ये साइंटिफिक काम कर रहे हैं इसका कि वो सोच करके कौन सा जीतने वाला व्यक्ति है, क्या कसौटी है। उसके अलावा ये भी है कि कौन हमारा, किस पर हमारा भरोसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे आप सेटअप में देखें तो वहां राजीव प्रताप रूडी प्रभारी थे महाराष्ट्र के, उनके बीच वो उनको प्रभारी रखते हुए ओम माथुर को एक चुनाव प्रभारी बना दिया गया। तो इसका सीधा मतलब है कि वो पिछले प्रभारी जो थे उनके काम पर किसी तरह का कोई ऐसा है कि भरोसा नहीं है, या उस अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं जो हम अमित शाह को पसंद आता हो। आप देखें कि जो गठबंधन की भी बात हुई, उस बैठक में ओम माथुर बैठे, टिकट तय कराने में भी वो बैठे। इसी तरह झारखंड में विनोद पांडे के प्रभारी रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बनाया। हरियाणा में प्रभारी जगदीश मुखी के रहते हुए चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को बनाया। ये हमारे भरोसे का आदमी कौन है? हाँ, इसमें 100% मेरा आदमी होना चाहिए, 99% वाला भी चाहिए नहीं। आदमी होना चाहिए, या समझ को रिप्रेजेंट करने वाला, या समझ के अनुसार काम करने वाला होना चाहिए। समझ तो मेरे पास बहुत है ना जी, समझ तो मैं दे ही रहा हूं ना। आप समझ नहीं, आइडियोलॉजी से भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह की आइडियोलॉजी से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। किसी को बुलाते हुए ये नहीं कहा कि तुम्हें टिकट जरूर देंगे या तुम्हें सीएम बनाएंगे। उसमें बेबाकी है, उसमें दो टूक पना, उसमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन खाली एक ही है कि हमारे से अगर आपकी लॉयल्टी नहीं है तो आप बाहर बैठे रहिए, हवा सेकिए।
लेकिन एक तरफ आपने ये भी कहा है कि ओपन डोर पॉलिसी में चुनाव की विनेबिलिटी, चुनाव जीतना है, उसकी कसौटी के ऊपर लोगों को लिया गया और दिया गया, उसमें वफादारी है, वो बातें नहीं है। भाई जो जीतने वाली सीटें हैं उनको देखना पड़ेगा ना, वहां किसको दिया है। जहां जीतने की उम्मीद नहीं है वहां दे दिया किसी को, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। जी नहीं, आपके अनुसार इस बार के जो सर्वे है, या ये सर्वे के ऊपर ज्यादा निर्भरता है या संघ या पार्टी कार्डर से ज्यादा फीडबैक के ऊपर निर्भरता है, किस तरह की बात है? सारा कॉम्बिनेशन है, सभी कॉम्बिनेशन है। हाँ, और इस बार मतलब ये कॉम्बिनेशन फिर साइंटिफिक ढंग से लागू भी किया गया। ये नहीं है कि सर्वे करा लिए और उसकी रिपोर्ट अंदर बैठी है और कोई काम नहीं आ रही। मतलब लागू का मतलब है कि उसी अकॉर्डिंगली उम्मीदवार लिस्ट बनी है। लिस्ट बनी है जी, लेकिन अगर हाँ ये आदमी हमारा है तो उसमें रिस्क ले लिया कहीं कहीं। अजीत, इसको वापस मैं कह रहा हूं कि झारखंड के अंदर या हरियाणा या यहाँ जो अभी तक उम्मीदवार या जिस तरह के सर्वे हुए हैं, जो कुछ फीडबैक है, उस पर किस तरह लागू करें? नहीं, सर्वे के हिसाब से तो वो कर रही है पार्टी काम, लेकिन कई जगह क्या है, सर्वे कराने के बाद काफी सारे नेता शामिल हुए, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इतना लचीलापन पार्टी ने अपने अप्रोच में रखा है, नेताओं ने अपने अप्रोच में रखा है। जैसे जो आदमी एक हफ्ते पहले शामिल हुआ बीजेपी, उसको भी टिकट दिया है। लेकिन अजीत, उसमें ये कि जो पुराने लोग हैं, पुरानी पार्टी, पुराना जो संभालने, वो अपने को बेगाना महसूस कर रहे हैं या उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम हो रहा है? उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम किया गया है। बीजेपी में एक सोच ये जो दोनों नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी एक ये भी है कि उन्होंने अपने एमपीज को भी कहा है कि अगर तुम गारंटी लेते हो, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये सीट है, अगर तुम गारंटी लेते हो जीत की तो बताओ, फिर वो लिख के दो। ऐसा भी हुआ है। इसमें हरी जी आपका क्या मानना है? मेरा जो ये कह रहे हैं अजीत जी बिल्कुल सही है कि चुनाव कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति और इनके नेताओं, चुनाव समिति में गारंटी लेने वाला है कौन जी? कहाँ है महाराष्ट्र के लोग? तो इसलिए वो सांसदों से ली गई और सांसदों का के सांसद और सांसद भी मतलब वो हैं जो पहली बार चुन के आए। हरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।